12 दिन पूरी दुनिया की सांसें थमी रहीं। इसराइल के ईरान के ऊपर हमले के बाद और फिर ख़ासकर ये जो पिछले संडे को यानी गुज़श्ता संडे को जो अमेरिका ने इस जंग में मुदाखलत की बराह रास्त और ईरान के ऊपर 3 साइट्स के ऊपर मिसाइल दागे, उसके बाद तो एक अलग ही रुख इख्तियार कर लिया। इन 12 दिनों में इसराइल और ईरान आमने सामने हैवी आर्टिलरी का तबादला हुआ, फ़िज़ाई हमले हुए एक दूसरे के ऊपर, एक सिफारती महाज खुला हुआ था और सब की दिलों की धड़कनें और सांसें रुकी हुई थीं। इन 12 दिनों के बाद अब बिल आखिर हौसला अफजा खबर ये कि सीज़ फायर शुरू हो गया है, जंग बंदी शुरू हो गई है। गो के सुबह हल्का सा धड़का तब लगा जब ईरान की तरफ से एक मिसाइल चला गया इसराइल, लेकिन वो किसी टारगेट के लिए नहीं, वैसे कहीं जाके गिरा। जंग बंदी के पीरियड के दौरान ये होता है, कूलिंग पीरियड होता है जिस दौरान ये सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अभी तक सब कुछ अमन शांति। इस दौरान बहुत से फरीकैन सिफारती तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर 3 हमें फरीकैन सामने नज़र आए, इसराइल, अमेरिका और ईरान। अमेरिका और इसराइल जो कि शुरू से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी उठा रहे थे और ये बार बार कहते आए कि उनका हदफ ये है, उनका मकसद ये है कि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है और उसको पीछे धकेलना है। फिर दरमियान में ये भी इशारे मिले इसराइल की तरफ से खुला और अमेरिका की तरफ से इशारों किरारों में कि इसराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं रिजीम चेंज चाहते हैं ईरान के अंदर। जो इसराइल ने तो खुलेआम ये कह दिया कि वो जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनको कत्ल करना चाहते हैं। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन अब 12वें दिन जब सीज़ फायर हुआ है, हम यहाँ से आगे चलने वाले हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ से शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन कि किसने क्या हासिल किया, किसने क्या खोया। ये जो पूरी 12 दिन की एक्सरसाइज रही, इसमें किसको क्या हासिल, हु इज़ द बिगेस्ट विनर, और किसने क्या खोया, हु इज़ द बिगेस्ट लूज़र। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए एजाज सैयद साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ज़रा हम ब्रैग कर लेते हैं। यू नो, आई कांट हेल्प माई सेल्फ। रिपोर्ट कार्ड ने कल आपको सबसे पहले ये बता दिया था, अंदाजे होते हैं ऑफ कोर्स ये, लेकिन आपको कुछ प्ले आउट किस तरह से होगी ये सिचुएशन, उसका इशारा दे दिया था। फैसल वड़ायत साहब कल हमारे साथ थे और उनसे जब ये सवाल हुआ कि वो किस तरह से देखते हैं आगे सिचुएशन को टर्न आउट होता हुआ, क्योंकि उस वक्त बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन थी, ईरान के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था, तो फैसल वड़ायत साहब ने ये बात कही कि उनको ऐसा लगता है कि कंट्रोल्ड एस्केलेशन होगी, इन द सेंस पहले अमेरिका ने हमला कर दिया, अहदाफ को निशाना बनाया, उनको फेस सेविंग मिल गई, पर कंट्रोल्ड हमले करेगा अब ईरान, जो कि कल हमने देखा कि उन्होंने कतर में बेसिस को निशाना बनाया और फिर ये सब कुछ डी एस्केलेट होगा, सेटल होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही टर्न आउट किया। सो या this is your reminder, stay tuned to us to report card to know more। सलीम साफ़ी साहब, सर आज जब हम 12 दिन बाद इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि हमें सीज़ फायर मिला है, क्या समझते हैं जो इसराइल और अमेरिका ख़ास तौर पे बड़े बड़े अहदाफ लेकर इस जंग के अंदर दाखिल हुए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, और आज भी इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने अपने अहदाफ और मकासद हासिल किए हैं, क्या ऐसा ही है या इसके बिल्कुल मुख्तलिफ? देखिए, इसके बुनियादी तौर पर 3 फरीक थे, अमेरिका, इसराइल और ईरान। ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जंग में। जिस तरह कहा जाता है कि कोई भी फातह नहीं होता, इन तीनों फरीकों को अपनी अपनी जगह पे नुकसान हुआ है। ईरान के 4000 के करीब लोग इसमें जाँ बहक हुए। इसी तरह उनके टॉप की जो अस्करी लीडरशिप थी वो जाँ बहक हुई। फिर उनके टॉप के साइंसदानों को मारा गया, और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो एटमी प्रोग्राम था उसके तीनों साइट्स को तकरीबन ज़मीन बोस कर दिया गया। तो ये तो ईरान का नुकसान था। इसराइल का नुकसान इस लिहाज से हुआ है कि ये पहले से तासुर था कि ईरान अनटचेबल, कि इसराइल अनटचेबल है, लेकिन ईरान ने उसके स्मिथ को तोड़ दिया और ईरान के कई मिसाइल उनके हदूद में दाखिल हुए। और एक अंदाज़े के मुताबिक, अगरचे उधर मीडिया को वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के अस्पताल ज़राए ये बता रहे हैं कि 600 के करीब इजरायली इस जंग में मारे गए हैं। तो इजराइल को एक तो इसका मिथ टूट गया और दूसरा उनको जानी और माली नुकसान भी हो गया। अमेरिका का नुकसान ये हुआ
कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मैन ऑफ पीस कहते थे और वो कहते थे कि मैं जंगों का मुखालिफ हूँ, लेकिन इस जंग में शरीक होकर उन्होंने अपने इमेज को बुरी तरह मुतासिर किया और लोगों ने ये देख लिया कि एक पहले से जंगज़दा मुल्क के ख़िलाफ़ जंग में वो हिस्सेदार बन गया। तो ये तो तीनों का नुकसान हो गया। अब क्लेम क्या करेंगे? क्लेम जिस तरह अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जंग भी की और अभी फतह के क्रेडिट भी लेना चाहता है। इज़राइल ये कहेगा कि उसने फ़तह हासिल की है क्योंकि उसने ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है या कम से कम नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है। कई सालों तक वो उसी तरह एटमी हथियार नहीं बना सकेंगे। ईरान ये क्लेम करेगा कि उसने दो बड़ी ताकतों का मुकाबला किया, वो झुका नहीं और उसने उनको नुकसान पहुंचा के जंगबंदी पे आमादा कर दिया। तो मेरे ख़्याल में तो नुकसान तीनों का हुआ है, लेकिन फातेह तीनों अपने आप को करार देंगे। सर, लेकिन इस पूरी के पूरे 12 दिन में आपके ख़्याल में एक वो चीज़ जो बड़ी स्टैंड आउट की और जो वाजे हो गई है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का जो एक बुत बनाया हुआ था पूरी दुनिया में कि वो एक लीडर के तौर पर सामने आया है, वो ख़त्म हुआ है। इसराइल की बर्बरियात का आपने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक या वो जो दो अहदाफ थे उनको भी इसराइल और अमेरिका मिलकर हासिल नहीं कर पाए, रिजीम चेंज भी। तो फिर क्या हासिल हुआ, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही असल में जो उनकी डिक्लेयर्ड जिस चीज़ को बार बार वो कहते थे वो तो ईरान का जौहरी प्रोग्राम था और जौहरी प्रोग्राम ही वजह निज़ाम बना हुआ था। लेकिन साथ ज़ाहिरी बात है कि ये इज़राइल की भी ख्वाहिश है और अमेरिका की भी ख्वाहिश है रिजीम चेंज ईरान में। लेकिन रिजीम चेंज की मंजिल भी मज़ीद दूर हो गई है और इस जंग ने ईरानी कौम को यूनाइट कर दिया है और उनके अगर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे भी तो वो अपनी क़यादत के साथ जमा हो गए हैं और उनके गिरद इकट्ठे हो गए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भी अमेरिका और इज़राइल को हाथ कुछ नहीं आया और उनको इस मकसद में पसपाई हुई है। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि इसराइल ने उनको बहुत नाखुश किया है, उनको शर्मिंदा किया इसराइल ने। उमर चीमा साहब, ये सब देखते हुए पिछले 12 दिन जो हुआ, इसराइल और फिर उसकी पुष्ट पर अमेरिका, क्या हासिल किया इन्होंने और क्या इनको इतनी हजीमत हुई कि एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हुआ? अलीना, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ईरान से हमारी क्या तवक्कुआत थी। जब तक जंग शुरू नहीं हुई थी तो हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। फिर ये था कि फलां मुल्क जो हैं वो ईरान की मदद के लिए आएंगे। ख़ास तौर पे रूस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी लोगों ने जी कि वो उनकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये पता चला कि जंग आपको अकेले लड़नी पड़ती है। इवन के जो प्रॉक्सीज ईरान की थी जैसे हिजबुल्ला वगैरह, उन्होंने कहा जी कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। खैर वो इस काबिल भी नहीं रहे, इसराइल ने उनको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है। दूसरा ये है कि ये बात दुरुस्त है कि यानी कि ईरान ने उनको जीतने नहीं दिया, लेकिन इस सारे अमल में जो ओवरऑल ईरान का दिफा भी एक्सपोज हुआ है कि ईरान का दिफा कितना है। हम बड़ी देर ये सोचते थे जी कि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट ईरान के साथ क्यों कन्फ्रंटेशन नहीं करता। मेरे ख्याल उनका यही सबक था कि जो पहले जिधर भी जाते हैं फंस जाते हैं। हालांकि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और उनका जो बजट है वो इतना ज्यादा है कि उनके बाद के जो 10 ममालिक हैं बजट के लिहाज से, वो उनका बजट और इनका एक बराबर होता है दिफाई बजट। लेकिन ये है कि जिधर भी गए हैं, वो वियतनाम है, वो हर जगह पर कोई ना कोई ख्वार होके निकले हैं। लेकिन ईरान के इस सारे अमल में इसराइल ने एक चीज ये साबित की कि उन्होंने अपनी एक एरियल सुपीरियरिटी कायम कर ली, कि उन्होंने ये एक मैसेज दिया, उन्होंने ये एक थ्रेशोल्ड सेट किया है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो इससे आगे हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया है। ये ईरान के पार्ट पे ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने जो अंडरग्राउंड अपना सारा सिस्टम बनाया हुआ था, उसमें इवन जो B-52 बम्बर हैं जो उधर से चले, उन्होंने को 30,000 टन उधर मवाद फेंका है लेकिन इसके बावजूद वो उसको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन क्या उनका जो जिस तरह से उनकी ओवरऑल इंटेलिजेंस नेटवर्क जितना वल्नरेबल साबित हुआ है ईरान का, कि
कि उनके अपने लोग, उनके सिस्टम के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद थे कि जो उनको मुखबरी करते रहे हैं, और फिर बाद में इवन जो पहले उन्होंने अटैक किया उनकी आला क़यादत को हलाक कर दिया, तो उसके बाद इसराइली दोबारा से इनके जो सेकंड इन कमांड है उनको कॉलें करते रहे कि आप डिफेक्ट कर जाएं, आपके पास 12 घंटे हैं, आप डिफेक्ट कर जाएं, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ओवरऑल इसमें काफी लेसन है सीखने के हवाले से। इसको हम जो है ना, ये बड़े एक क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अभी कल भी उनका कोई एक इंटेलिजेंस का नंबर 2 बंदा था जिसको उन्होंने कोई हिट किया है। तो अब यह है कि आगे क्या वे फॉरवर्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी ईरान के लिए एटमी प्रोग्राम पर काम आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा। अभी देखें कि ईरान ने जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ अपना तावन के हवाले से कह रही कि हम उनके साथ मजीद तावन नहीं करेंगे, उन्होंने वो एनपीटी से नहीं निकले, जो एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो उन्होंने जिस सिग्नेटरी हैं उसको नहीं उन्होंने छोड़ा। इसका मतलब यह है कि वो आज तक इस बात पर हैं कायम कि हम जो है ये प्रोलिफरेशन के अमल में, ये एनरिचमेंट के अमल में हम एक खास हद से आगे नहीं जाएंगे। तो लिहाजा अभी काफी चैलेंजेस बाकी हैं, ईरान के हवाले से काफी चैलेंजेस बाकी हैं। अब जो ट्रंप की बात है, मुझे ये लगता है कि जैसे ये ट्रंप और नेतन्याहू कई दफा आपस में गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। साथ ट्रंप को ये भी होता है कि उधर से लोग ताने देना शुरू हो गए थे जी कि बेसिकली असल बंदा तो नेतन्याहू है, ट्रंप जो है वो तो उसका पूडल है। अब आज का जो रिएक्शन है ट्रंप का, वो मैं उसको उस नजर से भी देख रहा हूं। और दूसरा ये है कि ट्रंप ये भी चाहता है कि हर तरफ, यानी कि वो एक असर्टिव हो, वो एक वर्ल्ड लीडर हो, वो एक आइसोलेशनिस्ट भी है कि वो अमेरिका को एक साइड पर रखना चाहता है। लेकिन जिधर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें वो उसका दिल करता है कि हमारा ही मेन रोल हो, कि हम जो है सारे अमल में, उसने बम भी मार लिए हैं, अब उनके दरमियान पीस मेकर भी बन रहा है। आपको लगता है कि वो रोल अब इंटैक्ट रहा है या दुनिया मुख्तलिफ तरीके से देख रही है? क्योंकि कल हमने देखा कि रूस ने बड़ी कोशिशें की, ईरान बार बार वहां पर जाकर उनके सदर से मुलाकात भी हुई, फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो भी बड़ी दिलचस्प। मेरा नहीं ख्याल कि आप देखें ना, रूस इस सारे अमल में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ। ईरान, वो पहले ट्रंप ने ये बात की कि मुझे पुतिन का फोन आया तो उसने कहा जी कि मैं कोई अपना कोई किरदार अदा कर सकता हूं। उसने कहा कि आप यूक्रेन के मामले में अपना किरदार अदा करें। तो इस सारे अमल में इवन जो ईरानी वजीर खारजा का रूस में जाना इस बात की अलामत है। वो किसी और कंट्री में नहीं गए, एक जगह पर गए हैं, वो मुज़ाकरात के लिए गए हैं, जो यूरोपियन कैपिटल में गए हैं। इधर जो गए हैं वो मदद के लिए गए हैं, लेकिन उनको मदद उधर से नहीं मिली। यानी कि वो एक जेस्चर आ जाना, कोई तस्वीरें हो जाना, उससे उनको कोई मटेरियल सपोर्ट मिल रही होती तो ईरान भी शायद इस पोजीशन में ना आता। हम जब सुबह भी बात कर रहे थे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से, तो अंदाज़ा लगाने वाले ये तज्जिया करते हैं कि रूस का किरदार अब आने वाले दिनों में सामने खुलकर आएगा। उन्होंने शायद ये भी अंडर द टेबल कहा कि वो अस्करी तौर पर भी मदद कर सकते हैं, अपने जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो भी मज़ीद भेज सकते हैं ईरान के अंदर। इसने कहीं ना कहीं अमेरिका को डर में डाला या शक में डाला और फिर वो डील के लिए आमादा हुआ। अलीना, मुझे नहीं लगता। और एक तो ये है कि उनको साइंसदानों की ईरान को जरूरत नहीं है। ईरान ने अपनी 2-3 जनरेशन साइंसदानों की तैयार की हुई हैं। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स अभी बाकी है, इस वजह से उनका एटमी प्रोग्राम कभी नहीं रुकेगा। और फिर यह है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें कोई सेकुलर है या कोई रिलीजियस आदमी है, एटमी प्रोग्राम आप नहीं समझते। आप समझते हैं कि अमेरिका का उस तरह से जो इमेज था वो अभी तक इंटैक्ट है। इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, अमेरिका, इसराइल, ईरान, किसने क्या खोया क्या पाया? मैडम शेख, सबसे पहले तो सदर ट्रंप मतलब बाबा जी की बात करनी है। पूरी दुनिया के तज्जियों, तजर्बों और दिमागों की दही बनाकर रख दी बाबा जी ने, बल्कि चटनी बनाकर रख दी बाबा जी ने। बाबा जी करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। खब्बी दिखाते हैं, सज्जी मार देते हैं, सज्जी दिखाते हैं, खब्बी मार देते हैं। अमन की बात करके जंग में कूद पड़ते हैं। जब ऐन जंग के शोले भड़क रहे होते हैं, अचानक आ जाते हैं, मुबारक हो, अमन हो गया, अमन हो गया। दूसरी बात मैडम शेख कि जंग बंदी हल्की फुल्की ये टूट फूट चलती रहेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि बाबा जी कहेंगे और मुकम्मल जंग बंदी होगी। ये आपस में इनका चलता रहेगा। ईरान, इसराइल एक दूसरे पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इंटेलिजेंस के हवाले से या इनडायरेक्ट हमला आवर रहेंगे। कशीदगी कम नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। और रिजीम चेंज की ख्वाहिश बरकरार है। रिजीम चेंज की ख्वाहिश की तरफ
एक दूसरे तरीके से या किसी दूसरे तरीके से जाया जाएगा, ईरान के अंदर या ईरान के बाहर से। आपने कहा क्या खोया क्या पाया। सबसे पहले तो मैडम शेख एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, अरब लीग, OIC, मुस्लिम उम्मा को मुर्दा पाया मैंने। एक बार फिर मैंने मैडम शेख आलमी ज़मीर को मुनाफ़क़त में डूबा पाया मैंने। एक बार फिर मैंने मैडम शेख इस दुनिया में, इस जदीद दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम पाया मैंने। अब मैडम शेख अमेरिका साहब बहादुर हैं। अमेरिका साहब बहादुर को तो कुछ ना मिला इस हवाले से कि उनको आना पड़ा जंग में। दो फरीक अहम हैं इसमें, अमेरिका की एंड पे बात करते हैं। एक है ईरान और एक है इसराइल। एक तरफ एक अकेला ईरान था, दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। बहुत नुकसान हुआ, जैसे मेरे अभी दोस्तों ने कहा। फ़ौजी क़यादत उनकी शहीद हो गई। साइंसी जो बड़े साइंसदान थे 17 बताए जाते हैं वो शहीद हुए। बमबारी से होने वाली तबाही और शहादतें भी हुई, लेकिन ज़्यादा नुकसान उसका हुआ अंदर से। और अंदर से मतलब कि उनका सबसे बड़ा जो इसमें फेलियर था वो इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन ईरान खड़ा रहा मैडम शेख, डटा रहा, ना सरेंडर हुआ, अनकंडीशनल सरेंडर या सरेंडर, ना रिजीम चेंज हुआ, ना अंदरूनी बगावत हुई, ना ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह हुआ, ना ईरान की दिफाई और मज़ामती क़ुव्वत तबाह हुई। ईरान का के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो सका। जितने जोगा ईरान था इससे बेहतर परफॉर्मेंस दी, कम अज़ कम मेरी तवक्को से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। तो इसमें जो कुछ भी पाया है वो ईरान ने पाया है, इतना नुकसान करने के बावजूद, इतना नुकसान होने के बावजूद। इसराइल को कुछ नहीं मिला। आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग, सब दिफाई असार उसके टूटे। इसराइल घबराया भी, इसराइल में खौफ व हिरास भी रहा, इसराइल ने भी तबाही का जायका चखा, इसराइल ने भी मिसाइलों का जायका चखा। इसराइल की ये कितनी बड़ी नाकामी थी कि वो अमेरिका को ले आया इस जंग में तरले मिन्नत करके। इसका मतलब इसराइल नाकाम हो गया था। इसराइल के पास मैडम शेख सब कुछ था। ईरान के अंदर हर सतह पर एजेंट और गद्दार मौजूद थे। मोसाद था, रा थी, जदीद टेक्नोलॉजी थी, जदीद जंगी साजो सामान था, जदीद जंगी तैयारे थे, पूरी दुनिया साथ थी। फिर भी कुछ हासिल ना हुआ। भरम टूटा है इसराइल का। जहाँ तक बाबा जी की बात है, बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ट्रैक पे हैं कि अमन का यानी अमन का जो नोबेल प्राइज़ है मुझे मिलना चाहिए। अब जो पाकिस्तान में है, बाबा जी का आप हालत देखें बाबा जी की, कि बाबा जी ने हम सारों को कंफ्यूज कर दिया है। कल आप मुजम्मते कर रहे थे कि इसको अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए आपने नामजद किया है, आज बाबा जी का हम उंगलियां दबा के बैठे हैं कि बाबा जी ने जंग बंद करा दी है। तो अब तो अद्धा पूरा नहीं तो शरीक नोबेल प्राइज़ तो इनको शामिल किया जाए इनको साथ। अच्छा। तो मैडम शेख बाबा जी की लेकिन बाबा जी का भी भरम टूटा है थोड़ा सा भट्टी साहब, या नहीं? नहीं, बाबा जी का भरम नहीं टूटा। बाबा जी ने जो कुछ करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। बाबा जी ने तो अपनी कांग्रेस, अपनी कौम, किसी को कोई खाते में नहीं लिखा। वो 6 बंदे थे जिनको एतमाद में लिया और जहाज। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर करना चाहती हूँ। अब ये जो हम इनका जो जौहरी प्रोग्राम, एक तो हमने हदफ देख लिया ना, रिजीम चेंज नहीं हासिल हुआ, वो तो बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक भी अभी इबहाम पाया जाता है, क्योंकि जो 3 टारगेट्स हैं जो अमेरिका ने जिनको निशाना बनाया, उसमें से बड़े पैमाने पर जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। ये ईरान का दावा है। और फिर उस दावे के अंदर मजीद बात ये भी बढ़ती है कि जी जो अमरीकी हैं वो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उनको नहीं पता कि वो जो यूरेनियम था जो ईरान के पास था वो कहाँ पर है, वो वहाँ पर था भी या नहीं, क्योंकि उस तरह रेडिएशन तो नहीं थी जो साइट्स हिट की गई। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेनी है उसके बाद। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी और कूलिंग पीरियड इस वक्त जारी है। इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। पिछले 12 दिन जब ये जंग जारी रही, इस दौरान किसने क्या हासिल किया, किसने क्या खोया, इसको ज़रा हम क्रिटिकली देख रहे हैं। एजाज सैयद साहब, आप बताइएगा क्या राय है अमरीका, ईरान, इसराइल और फिर बाकी दुनिया में जो मुख्तलिफ किरदार, सबको एनालाइज।
अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान के ऊपर गुज़िश्ता 40 साल से पाबंदियां हैं। ये एक रिकॉर्ड की चीज है। वो क्यों है, कैसे है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये टोटल अलग बहस है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ईरान पाबंदियों के एक तवील दौर से गुजर रहा है। ईरान को किसी मुल्क के साथ तिजारत की इजाजत नहीं है। ईरान अपनी जो इकोनॉमिक सरगर्मियां हैं वो आज़ादी से नहीं कर सकता। बहुत सारे माशी मसाइल हैं जिसका ईरान को सामना है। दूसरी तरफ इसराइल था, जो एक ऐसा मुल्क था जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत अमेरिका के साथ हैंड इन ग्लव था। तो ये दो कुव्वतें थी, एक इसराइल और अमेरिका और दूसरा था ईरान। हमने देखा कि इसराइल ने अटैक किया 13 जून को। उस वक्त ये अटैक हुआ जब 2 रोज बाद मुज़ाकरात होने थे इसराइल के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर। और फिर हमने ये भी देखा कि इसराइल ने 2 तरह के अटैक किए, एक तो मिसाइल अटैक किए, दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, टारगेट किलिंग की। और ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट की जो लीडरशिप थी उनको सफाई हस्ती से मिटाया। और ईरान के अंदर ऐसी जगहों पे स्ट्राइक्स भी की जिससे नुकसान हुआ ईरान को। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर आप बिल्कुल गैर जानबदार होकर बात करें तो मुझे लगता है कि ये फतह जो है वो ईरान की हुई है, कि ईरान अपने आप को बचा गया है इस इतने बड़े तूफान से। और अपने आप को जो ईरान ने बचाया है वो इज्जत के साथ बचाया है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत होने के साथ साथ इन दोनों ताकतों के ऐलानात क्या थे, बात क्या थी। वो ये कहते थे कि हम ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है या न्यूक्लियर इनके प्रोग्राम है उसको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा देंगे। एजेंडा नंबर 1। एजेंडा नंबर 2 जो कि अनाउंस था कि हम रिजीम चेंज करेंगे। एजेंडा नंबर 1 के बारे में क्लियर कट IAEA के सरबराह ने बता दिया कि देखिए कि जो स्ट्राइक्स आपने की हैं उससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके टनल्स को इंटरनल साइड पे नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान उसको नहीं हुआ। दूसरी, रिजीम चेंज ये नहीं कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि एक कमजोर मुल्क का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ नबर्द आजमा हो जाना, जवाब भी देना अपनी सकत के मुताबिक, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ईरान ने गेन किया है इसमें पॉलिटिकली। और सबसे अहम बात ये कि मुस्लिम दुनिया की जो स्ट्रीट पावर है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम पसंद करें या ना करें, मुस्लिम दुनिया की स्ट्रीट पावर में ईरान का कद काठ बड़ा है। और मेरा ये ख्याल है कि ईरान के अंदर जो रिजीम इनकी कमजोर हो रही थी, ईरान के अंदर मुख्तलिफ आपको पता है तरीके चल रही थी जन की, जिंदगी की, तो ये जो सारी तरीके हैं वो पीछे चली गई हैं। और ईरान की जो मजहबी रजीम है वो दोबारा मेरे ख्याल में मजबूत हो गई है। अगर ये अटैक ना करते, अगर ईरान रूटीन में रहता, तो शायद ईरान की रजीम अपने इंटरनल वजूहात की वजह से शायद उसको कुछ चैलेंजेस हो सकते थे। ये अटैक करके इन्होंने ईरान को भी मजबूत कर दिया है। ठीक है, ईरान की रजीम। लेट्स कम टू ईरान, लेट्स कम टू अमेरिका एंड इसराइल नाउ। अमेरिका और इसराइल को कैसे एनालाइज करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि देखिए इसराइल ने ये जो अटैक किया, इसराइल के अंदर भी अपना पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी थी और वो वजह नंबर 1 थी नेतन्याहू की ईरान के ऊपर अटैक करने की। मेरा ये ख्याल है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर से भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करने पड़ेगा अमेरिकी सदर को, क्योंकि अमेरिकी सदर ने जो अटैक ईरान के ऊपर किए हैं वो अटैक अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में किए हैं। अमेरिकी जो पार्लियामेंट है, अमेरिकी कांग्रेस है, उससे मंजूरी नहीं ली गई। और आप अगले 3-4 दिनों में, अगले 5-10 दिनों में आप देखेंगे कि 3-4 जो बड़ी कमेटियां हैं अमेरिकी कांग्रेस की, उसमें अमेरिकी सदर को, अमेरिकी मौजूदा जो हुकूमत है उसको बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। एक आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है अमेरिका की जिसकी मीटिंग अभी शेड्यूल हो गई है। दूसरी उनकी इंटेलिजेंस कमेटी है कांग्रेस की, उसकी मीटिंग शेड्यूल होगी। और तीसरी उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है अमेरिका की जिसकी मीटिंग शेड्यूल हो गई है। ये तमाम मीटिंग्स में मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकी गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होगा और उधर नेतन्याहू के लिए भी इंटरनली मेरे ख्याल में चैलेंजेस बढ़ेंगे। ईरान ने इंटरनली गेन किया है बनिस्बत के इन दोनों मुल्कों के।
ओके और सबसे मैं यही पूछ रही हूँ, और आपकी क्योंकि ये राय है कि इंटरनली ट्रंप ने बहुत ज़्यादा कुछ लूज़ किया है, तो क्या एक्सटर्नली भी आप समझते हैं कि उनकी साख मुतासर हुई है या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि एक्सटर्नली भी साख मुतासर हुई है। एक्सटर्नली साख इस तरह से मुतासर हुई है कि जब अमेरिकी सदर ने बोल के ये कहा कि ईरान नील डाउन करे, उसे कोई शराइत नहीं होंगी, बगैर किसी शर्त के हम तबाह कर देंगे ईरान को, हम इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और वो चीजें जब नहीं हुई तो आलमी सतह पर भी अब जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर अमेरिका की कुव्वत है वो रेलिवेंट तो रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि अब बाकी कुव्वतें, यूरोप जो है वो ज्यादा उभर के सामने आएगा। और यूरोप में आप देख लीजिए जर्मनी और फ्रांस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स में तवज्जो हासिल कर रहे हैं। चीन तो ज़ाहिर है, एक चीन और रशिया का तो एक अपना रोल है ही है, लेकिन अब अमेरिका के मुकाबले में पॉलिटिकली ज्यादा वेट होगा यूरोप का देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। ऑल्सो अगर एक मुल्क का सरबरा इस तरह से एक बात करता है लेकिन करता दूसरी बात है, और फिर मुज़ाकरात की टेबल या सिफारतकारी जब हो रही होती है तो उसमें इस तरह जंग में कूद पड़ता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी, उनकी बात ले लें। मैडम शेख, मैं एग्री नहीं करता एजाज से कि यूरोप या कोई जर्मनी या कोई फ्रांस या कोई रूस या कोई चीन लीड करेगा इस सारे आगे मंजरनामे को। अच्छा, उन्होंने लीड नहीं कहा सर, उन्होंने लीड नहीं कहा, उन्होंने कहा है उभरेंगे। जी एजाज साहब कुछ वजाहत करें, एक मिनट सर, सॉरी। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, लीड लफ्ज़ निकल गया। मैं चाहता हूँ कि वो उनका जो रोल बढ़ेगा या वो आगे कोई फाल किरदार अदा करेंगे, इस तरह की बात की तो मैं नहीं समझता ऐसा। रूस एक्सपोज हुआ है और बुरी तरह बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुआ है। बड़ा उसका चर्चा था कि रूस साथ देगा। यूरोप बाबा जी की मुठ में है, और बाबा जी की आप जो साख की बात कर रहे हैं, बाबा जी की यही तो साख है, यही तो मेरे बाबा जी हैं, यही तो मेरे बाबा जी का कमाल है कि मौत दिखाते हैं, बुखार बेच देते हैं। और इसी बाबा जी को अमेरिका ने बाबा जी मुर्शिद क्यों बना लिया, इसकी कोई खास वजह है? मैडम एक सेकंड, सॉरी आजाद साहब, भट्टी साहब, ये सडनली आपने ये इस हफ्ते उनको बाबा जी और मुर्शिद क्यों बना लिए, ये बताएं। मैडम शेख, आज के बाद मेरा मुर्शिद जो है वो बाबा ट्रंप है। क्यों? बाबा ट्रंप जब चाहता है दुनिया जिस तरफ, पूरे मुझे बताएं, पूरी दुनिया का कल का मीडिया उठा लें, बड़े बड़े दिग्गज किस्म के लोग, परसों का उठा लें, तरसों का उठा लें, किसी को पता था बाबा जी क्या करामत करने जा रहे हैं, क्या फूंक मारेंगे, किस तरफ बात जाएगी? तो ये बाबा जी की साख मजबूत हुई है, बाबा जी और ताकतवर हुए हैं, और दुनिया बाबा जी से डरेगी, और बाबा जी का रोब ज्यादा चलेगा। इंटरेस्टिंग बात आप करें एजाज साहब की, जरा इसके ऊपर राय लेते हैं। एजाज साहब जी, आती भट्टी साहब ने अब बात कह दिया, मैं इस पे क्या राय दूं। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका अपने इस दौर से गुजर रहा है जहां पर अमेरिकी सदर एक ऐसा शख्स है जिसकी किसी पॉलिसी के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किसी ने बड़ा खूब लिखा है, पिछले दिनों टाइम मैगजीन में भी एक मजमून आया हुआ था, फॉरेन पॉलिसी में भी इस तरह की बातें आती रही हैं कि अमेरिका अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी पॉलिसी हर लम्हे के बाद, हर मिनट के बाद तब्दील हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ताकत तो बहरहाल है, लेकिन अमेरिकी जो क़यादत है वो अमेरिकी कौम को और खुद अमेरिका को शर्मिंदा कर रही है। अच्छा सर, ये भट्टी साहब ने रूस वाला पॉइंट भी उठाया, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, जो रूसी सदर हैं पुतिन, उन्होंने तो बोल के ये कहा कि हम मुतअद्दिद बार ईरान को कह चुके हैं कि हम आपकी हिमायत के लिए आएंगे, तो लेकिन ईरान ने हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि ईरान ने, हम ये जो कुछ भी करते रहे हैं, जो कुछ भी हम देखते रहे हैं आलमी सतह के ऊपर, क्या आपने और मैंने सुना कि ईरान ने मुस्लिम दुनिया से कोई अपील की हो कि मुझे मदद बट वो रशिया बजाते खुद इराकची गए वहां पर,
जी राक्षी गए, वो तो देखे ना कंसल्टेशन हो रही। इसमें एक बहुत अहम पहलू है चीन का, जिसके बारे में हम बात बहुत कम हुई है कि आप देखिए वो चीन के ईरान के साथ हालिया दिनों में ब्रिक्स के मामले पर बड़े करीबी ताल्लुकात पैदा हुए हैं। चीन और ईरान के दरमियान एक रेल की लाइन बिछ गई है। ये बातें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जंग ज्यादा डिस्कस हो रही थी ना, तो चीन जो है, चीन भी इसमें एक बड़ा अहम बट वो जंग के दरमियान में क्या किरदार रहा, ये इसके ऊपर जरा आई थिंक हम फोकस्ड हैं। सलीम साफी साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें चीन और रूस दोनों, एक तो ये कि इस तरह के मौके पे मदद की कई शक्लें होती हैं। एक तो सफारती मदद होती है, तो सफारती मदद और जो बयान था उसमें रूस उन ममालिक में शामिल था जो सबसे ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़। और दूसरा जो मदद की शक्लें होती हैं तो वो ईरान निस्बतन उसने टोन दूसरा रखा, चीन ने टोन दूसरा रखा था, लेकिन चीन की हमदर्दियाँ भी ईरान के साथ थी। ठीक है। और ये वो मुल्क खुद समझता है कि उसकी क्या मदद होनी चाहिए और क्या मदद की गई है या नहीं की गई है। मदद के भी कई तरीके होते हैं, खुफिया भी होते हैं और खुले भी होते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ईरानी क़यादत जिन ममालिक से मुतमईन नज़र आ रही थी उसमें एक चीन है, एक रूस है और पाकिस्तान है। ठीक है, उमर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ मुख्तसर। अलीना, मेरे ख्याल है कि हमारी ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो आगे बढ़े या इस सारे अमल में वो उसको बदरी हासिल होती। देखें, लेकिन जो हर मुल्क की एक अपना अपना स्टाइल है। अगर हम चाइना की बात करें ना, चाइना का स्टाइल ही नहीं है कि किसी जंग में इन्वॉल्व होना। उनकी कोई हिस्ट्री आप बता दें, इवन हमारे केस में भी जो उनका जिक्र आता है वो उन जहाज़ों का जिक्र आता है जो हमने पहले 2-3 साल पहले के खरीदे हुए हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने जंग शुरू हुई तो उस टाइम उन्होंने जहाज भेजे थे। सिफारती रोल की भी बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से सिफारती रोल में बढ़ चढ़ कर बैक चैनल पे डिप्लोमेसी हो रही थी। सफारती से ज्यादा इस टाइम उनको फौजी मदद की जरूरत थी। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका आया, सफारती मदद नहीं थी। वो B-52 बम्बर उन्होंने भेजे थे। ठीक है, हमारे जो ईरान है, एक सेकंड माजरत के साथ उमर साहब, अगर इस वक्त कोई भी शामिल होता, अमेरिका तो एक चले अलग बात ना, अगर ईरान के साथ अस्करी तौर पर कोई भी शामिल होता वो तो फिर वर्ल्ड वॉर वाली बात हो जाती। वो तो फिर पूरा खित्ता लपेट में आ जाता। जो जो ममालिक थे वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ इन्वॉल्व होता है, अमेरिका फिर उनके ऊपर हमला करता। ऐसे कैसे होता? आपके ख्याल में जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया सफारती मदद के लिए गया था? कंडेम तो उन्होंने पहले कर दिया था, तो वो सफारती मदद के लिए तो नहीं फिर रहे थे। उन्हें तो फौजी मदद चाहिए थी। फौजी मदद तो उनको खींच से नहीं मिली। सर वो तो कोरिया ने भी कह दिया था अंदर खाने के अगर आप आगे बढ़ते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। रशिया ने भी ये कल बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम चल रहे थे कि ये कह दिया है कि हम आपको सपोर्ट देंगे अगर मामलात आगे बढ़ती है तो। अलीना, ये जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी ना, ज्यादातर ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आ रही थी सर, ऑफिशियल थी। ट्वीट आ रहे थे, कोई ऑथेंटिक खबरें नहीं आ रही थी उस हवाले से। अच्छा चलें, भट्टी साहब आप कंक्लूड करना चाहते हैं इसको? मैडम शेख, अकेला ईरान था, दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी और मेरा बाबा जी थे और बाबा जी ने जंग रुकवा दी। बाबा जी ने जंग लगवाई थी। सारा कुछ बाबा जी के नाम। अलबत्ता ईरान ने अपना भरम कायम रखा और अपने से ज़्यादा ताकतवर को चने चबवाए। लेकिन आपकी बात जो है ना वो बाबा जी के मुल्क के अंदर कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि वहाँ पर तो अब इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं और शदीद बाबा आवाज़ें उठ रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं। बट चले, अभी ये इनिशियल असेसमेंट थी। आने वाले दिनों में मज़ीद जब चीज़ें खुल कर आएंगी, क्या क्या किसका किरदार था ये वाज़े होगा, तो उसके ऊपर फिर हम मज़ीद तज्ज़िया तबसरा भी करेंगे और जायज़ा लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल सीज़ फायर की है उसकी। इसी से रिलेटेड एक सवाल जो भेजा है साफ़ी साहब आपके लिए कि गज़ा का इशू अभी भी बर्निंग इशू है, उसके ऊपर हमास और इसराइल के कतर की सालिसी में मुज़ाकरात होने, आपके ख्याल में क्या जंग बंदी का मुआहिदा वहाँ पर मुमकिन हो सकेगा? एक तो ये जो मुज़ाकरात है वो बिलवास्ता नहीं है बल्कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए हैं और मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों के साथ रवाबित रखने वाले लोगों के दरमियान पहले स्टेज पे मुज़ाकरात होंगे। तो मुझे नियर फ्यूचर में
उधर जंगबंदी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि गज़ा की जंग ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि जिधर इज़राइल को अब किसी भी तरह की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और हमास भी इस दौरान काफ़ी कमज़ोर हो गया है, चूँकि पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, उसके बाद जब उनका जानशीन बना उनको भी शहीद किया गया, और जो दूसरे उस इलाके में उनके हमनवा थे उनको भी इज़राइल ने काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। तो हमास की वो माजी वाली पोजीशन भी अब शायद नहीं है, लेकिन हो सकता है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बिलवास्ता मुज़ाकरात से जाके ये मुज़ाकरात बिला वास्ता मुज़ाकरात में तब्दील हों और ये हो जाए माहिदा। अल्लाह करे कि फ़लस्तीनियों को कोई अमन का दिन देखना नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं, एजाज़ सही सवाल आया है, उनके सामने रखते हैं। एजाज़, आपसे पूछा जा रहा है ईरान की कतर में अल-उदैद एयरबेस ही को निशाना क्यों बनाया, वजह क्या है? जी देखिए, ईरान ने जो स्टेटमेंट भी दी है और इसके हवाले से जो चीजें हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि जो अल-उदैद बेस है ये अमेरिकन बेस है और अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक किया गया है। और जहां तक हमें बात समझ में आ रही है, ये जो अटैक था ये सिंबॉलिक था ताकि एक फेस सेविंग भी हो, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था और ईरान अमेरिका को जवाब देना चाहता था और इसी गर्ज से ये अटैक किया गया था ताकि अपने जो लोग हैं जो सर, मेरा ख्याल है सवाल इस तरह से होना चाहिए था, शायद वो सही तरह से समझा नहीं पाए कि इतने ममालिक हैं आसपास के जहां पर अमेरिकन एयर बेसिस हैं, कतर ही का इंतखाब क्यों किया गया? मेरे ख्याल में इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो टेक्निकल वजह है और वजह ये है कि आप देख लीजिए कि जिस तरह के मिसाइल ईरान की तरफ से फेंके गए हैं और इन 12 दिनों में तो इतने ज्यादा मिसाइल फेंके गए हैं कि जो नंबर काउंट है वो भी शायद ही कोई दुरुस्त हो किसी का। मेरा ये ख्याल है कि ईरान के पास अब शायद ये जंग लड़ के मिसाइल भी वैसे नहीं रहे थे जो बहुत ज्यादा दूर तक मार करते और एग्जैक्ट प्रिसीशन उसकी होती। तो मुझे तो उसकी टेक्निकल वजह ज्यादा लगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। भट्टी साहब, आपसे सवाल है पीटीआई से मुतल्लिक। भट्टी साहब, पूछा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बजट की मंजूरी हो गई है, इस पे पीटीआई की क़यादत लाइल्म दिखाई दी। अलीमा खान ने तो कह दिया कि बानी की मंजूरी के बगैर बजट की मंजूरी पर बड़ी हैरानी है, लगता है माइनस इमरान खान हो गया है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं मैडम शेख, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान माइनस ना हो सकता है ना होंगे, लेकिन बजट उनका अप्रूव करवाना उनकी मजबूरी थी और एक ज़ाहिर टाइम लिमिट भी थी और ज़ाहिर पूरा सूबा चलाना था। उन्होंने 2-3 मरतबा कोशिश की इमरान खान से मुलाकात करने की और बजट को होल्ड पे रखा, लेकिन पिछली मरतबा जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने यही बताया था कि अगर मुलाकात ना हुई या इस तरह ना हो तो बजट मंजूर हो जाएगा। तो वो बजट मंजूर हो गया तो और बजट मंजूर करवाना था। और अलीमा खान साहबा को चाहिए कि मेहरबानी करें, ये वो टेलीफोन करके अली मिन गंडापुर से पूछ सकती हैं कि भाई माइनस प्लस कहाँ हुआ है और आप क्या चाह रहे हैं। तो ये मीडिया के सामने अपनी पार्टी के अंदर ही वो जो खुदकुश हमले करती रहती हैं, ये नहीं करने चाहिए। थैंक यू भट्टी साहब। चीमा साहब, आपके लिए सवाल है। वैसे तो हम इस बात कर चुके हैं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी किरदार ने जाहिर कर दिया है कि अभी भी फैसला कुन ताकत वही है। क्या ऐसा है? अलीना, बिल्कुल ऐसा है। आपके इल्म में होगा कि इस टाइम कोई 70,000 अमरीकी फ़ौजी मशरिक़ वुस्ता में है। तो आप बताएं कि कोई और ऐसा मुल्क, कोई और वर्ल्ड पावर है जिसके इतने फ़ौजी हों? ऐसा नहीं है। दूसरा, ऐसा मुल्क के जिसका बजट इतना हो कि उसके बाद आने वाले जो 10 ममालिक हैं उनके बराबर एक मुल्क का बजट हो, यानी कि अभी भी इनके चाइना का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता फौजी बजट में। तो लिहाजा अमेरिका का रोल रहेगा और अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे तो उसका रोल इस हवाले से कम होता नज़र नहीं आ रहा। दिफाई लिहाज से अमेरिका एक सिग्निफिकेंट पावर रहेगी। बहुत शुक्रिया उमर जीमा साहब, और हमारे प्रोग्राम से इतना ही। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।